Hello viewers, welcome to Doctor's Health Talk Show. मेरा नाम डॉक्टर फरहान ताहिर है. मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ फिलाडेल्फिया में. टुडे मेरे फ्रेंड ज्वाइन कर रहे हैं मुझे डॉक्टर फजल उमर महमूद जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं एन आर्बर में. आज हम आप लोगों से बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में. फजल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. क्या हाल है आपका? ठीक ठाक. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो फजल, आज आप थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है. सो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बोन की प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारी बोन्स जो हैं जब वो एज के साथ वीक होना शुरू हो जाएं, और जिसको आम ज़बान में इस तरह समझाएंगे कि जैसे अगर एक दीवार है जिसमें ईंटें हैं और उसके में सीमेंट है, उसका एक स्ट्रक्चर है, तो विद टाइम जब वो सीमेंट कहीं कहीं से उखड़ना शुरू हो जाए, वीक होना शुरू हो जाए, नीचे से ईंटें नज़र आना शुरू हो जाएं, तो वो दीवार कमज़ोर होती जाती है. इसी तरह बोन है जो कैल्शियम, फास्फोरस और ऑस्टियोइड जो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक है उसका एक मटेरियल होता है. तो वक्त के साथ साथ जब वो कैल्शियम उसमें कम होना शुरू हो जाए, कैल्शियम फॉस्फेट प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाए, तो जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं. उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. और इस वजह से फिर मरीज जो हैं वो उनको ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड वो फ्रैक्चर्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. अच्छा, और ये अगर इसका आई एम सॉरी कि मैं आपकी बात काट, लेकिन इसका अगर नाम देखें तो उसी से समझ आ जाती है. ऑस्टियो का मतलब है बोन, और पोरोसिस जो है लफ्ज पोरस से निकला है. पोरस जैसे स्पंज में पोर्स होते हैं या होल्स होते हैं, तो जब वो माइक्रोस्कोप के नीचे उस बोन को देखा जाता है तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो जगह जगह उसमें मोटे मोटे होल्स हो गए हैं, तो जिसकी वजह से वो हड्डियां जो फिर कमजोर हो जाती हैं. अच्छा, बहुत अच्छी एग्जांपल है ये तो, अच्छा समझने आने के लिए. सो सेकंड बताएं कि इसकी क्या मेन वजूहात हो सकती हैं ऑस्टियोपोरोसिस किसी में डेवलप होने की. तो सबसे आम अगर देखा जाए तो उसमें यह है कि एज के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा इसमें रिस्क है. उसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स हैं एज की वजह से होता है. एक तो यह है कि जो यंग लोग होते हैं उसमें बोन अभी मजबूत होती है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बोन की जो नई बोन बनने की रफ्तार है वो कम हो जाती है, और पुराने बोन की जो डिटीरियरेशन है वो कई दफ़ा उससे तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां जो है वो कमज़ोर होना शुरू होती हैं. अब उसमें फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं. औरतों में ज़्यादा जल्दी होता है मर्दों के मुकाबले में, क्योंकि उसमें हार्मोन जो एस्ट्रोजन है औरतों का, वो बोन को बिल्ड करने में काफ़ी मदद देता है. तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन कम होता है वैसे वैसे बोन की नए बनने की रफ्तार कम हो जाती है. मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब कम होता है तो उसमें भी बोन की रफ्तार कम हो जाती है. अच्छा, आप ने ये भी हमारी डिस्कशन में आपने शायद आप जिक्र करेंगे कि कुछ और चीज़ें भी इस चीज़ को एज के अलावा ऐड कर सकती हैं, इस हाँ, प्रॉब्लम को एग्रेवेट कर राइट, सकती हैं उसमें, राइट. जैसे फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा है और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वगैरह. सो थोड़ा सा उनको एलैबोरेट करें. हाँ, सो उसमें जैसे अभी जिक्र किया कि औरतों में मेनोपॉज के बाद जब उनमें हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं, या तो मेनोपॉज हो या हिस्टेरेक्टमी हो जाए किसी वजह से, फाइब्रॉइड्स या ट्यूमर की वजह से, और साथ ओवरीज निकाल दी जाए, तो जब एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है बनना, तो वो बोन की प्रोटेक्शन एक किस्म की खत्म हो जाती है जो एस्ट्रोजन औरतों में बोन्स को सपोर्ट करता है. तो उसकी वजह से बोन बनने की मिकदार कम हो जाती है. मर्दों में एज के साथ टेस्टोस्टेरोन की मिकदार कम हो जाती है. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाती हैं. जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं वैसे उनकी एब्जॉर्प्शन कई दफ़ा कम हो जाती है. वो कैल्शियम को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. विटामिन डी की कमी है, जो कि विटामिन डी है जो बॉडी से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, उसकी कमी की वजह से हो जाता है. किडनी प्रॉब्लम अगर हो जाए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों में किडनी के मसाइल होते हैं, तो अगर किडनी फंक्शन लो हो जाए उसमें बोन बनने की मिकदार कम हो जाती है. बूढ़े लोगों में इमोबलाइजेशन, जैसे बूढ़े हो जाते हैं अगर वो उनकी एक्सरसाइज कम हो जाए या वो बेड रिडन हो जाए, उसके अंदर फिर वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से बोन की नई बोन बनने की रफ्तार काफ़ी कम हो जाती है. अच्छा, ये बड़े अच्छे गुड पॉइंट्स है. और इसी वजह से क्या हम ये देख सकते हैं कि अक्सर औकात डॉक्टर्स कहते हैं मरीजों को कि जब आप
50 سے 60 ایئرس کی ایج میں ہوں ویمن تو وہ پھر اپنی فردر ایویلویشن کروائیں. اس آسٹیوپینیا یا آسٹیوپروسس کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اس کا ٹیسٹ ہے جس کو ڈیکسا اسکین کہا جاتا ہے. ایک بہت لو ڈوز ریڈیشن ہوتی ہے جس سے کہ بونز کی مقدار کو جج کیا جاتا ہے. اس سے ایک اسکورنگ سسٹم ہے, کمپیوٹرائز اسکورنگ سسٹم ہے, تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے, اس سے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ آج کی اگر سپوز ایک 60 سال کی عورت ہے تو اس کی اس وقت کی 2-3 جگہ سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں ورٹیبرا میں, یعنی کہ اسپائن میں, ہپ میں اور ریڈیس میں, جو ہماری کلائی کی بون ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں اس 60 سال کی عورت کو کہ 30 سال کی ایک نارمل عورت کی بون کے مقابلے میں اس میں کتنی ڈیٹیریشن آئی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی بونز ویک ہوئی ہیں. اگر وہ ان کو 2.5 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہتے ہیں, اگر وہ اس سے زیادہ کمی آئی ہے تو وہ آسٹیوپروسس ہے, اگر 1.5 اور 2.5 کے درمیان آئی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں آسٹیوپینیا ہے, یعنی کہ ابھی پوری طرح آسٹیوپروسس میں نہیں گئے لیکن ویکننگ شروع ہو چکی ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی ہیں جو کیے جا سکتے ہیں بون ہیلتھ کو چیک کرنے کے لیے؟ ہاں, اس کے ایک تو کامن بلڈ ٹیسٹ جو کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے, اس میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا لیول چیک کرنا چاہیے. کچھ اور ایسی بیماریاں ہیں جن سے کہ مریضوں کو جلدی بون ڈیٹیریشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, ان کے ٹیسٹ کرنے چاہیے, جیسے ہائپر پیراتھائرائڈزم ہے یا تھائرائڈ کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کچھ بلڈ اور یورین ٹیسٹ ہیں جس سے کہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مریض کی بون جو ہے وہ بہت جلدی ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے, تو وہ بھی ٹیسٹ سپورٹو کرنے چاہیے ضرور. اور کچھ ایسے مریض بھی ہیں جو ہماری پریکٹس میں آتے ہیں جن کو ذرا رسک تھوڑا سا زیادہ ہے, کوئی ان کو کوماربڈ کنڈیشنز یا ادر کمپلیکیٹڈ ڈیزیزز ہوگی جیسے آٹو امیون ڈیزیزز, ان میں کوئی ایگزامپلس آپ دینا چاہیں گے؟ تو ہماری رومٹالوجی کی پریکٹس میں بہت کامن ہے, رومٹوائڈ آرتھرائٹس کے ساتھ آسٹیوپروسس بہت کامن ہے. کوئی بھی ایسی انفلیمیٹوری کنڈیشن جس کے اندر امیون سسٹم ایکٹیو ہو, جو جوڑوں کو اٹیک کرے اور باڈی آرگنس کو اٹیک کرے, تو یہ جو انفلیمیٹری کنڈیشنز ہیں یہ ہماری باڈی کے بیلنس کو خراب کر دیتی ہے, جس کے اندر کچھ ایسے ہارمونز اور ایسی جس کے اندر کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا میٹابولزم بھی اپسیٹ ہو جاتا ہے. تو جب بھی کوئی نارمل بیلنس اپسیٹ ہوگا وہ بھی اس کیس کے اندر وہ بون کی ڈیٹیریشن کو کئی دفعہ تیز کر دیتا ہے اور اس کی نئی گروتھ کو بھی سلو کر دیتا ہے. اس کے اندر یہ ہے پرابلم. امریکہ میں ہم لوگ کافی دیکھتے ہیں, الکوہولکس میں بہت پرابلم ہے کہ اس کے اندر ایبزارپشن کی بہت کمی ہو جاتی ہے, اس کے اندر یہ پرابلم ہو جاتی ہے. سگریٹ اسموکنگ ایک رسک فیکٹر ہے, اس کے اندر یہ پرابلم ہو جاتی ہے. وائٹس کوکیشین جن کو ہم کہتے ہیں فیمیلز, اور خاص طور پہ جن کا باڈی ویٹ ذرا کم ہو, ان میں پرابلم ہوتی ہے. یہ ایک کنڈیشن ہے جس کے اندر کئی دفعہ موٹا ہونا جو ہے وہ مریض کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, کیونکہ جو مسل میس جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا وہ بون کو پروٹیکٹ کرتا ہے, بلکہ جو کم باڈی ویٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں رسک زیادہ ہے. جیسے وہ گریوٹی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ گریوٹی زیادہ ہے. جب آپ اسپیس شٹل میں جائیں تو اکثر اوقات کہتے ہیں جی وہ اسپیس میں جو ٹریول کیا ایسٹروناٹس ان کو بون لاس ہو گیا کافی زیادہ. سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ. آپ نے لیکن اچھے پوائنٹس مینشن کیے. ٹوبیکو اسموکنگ جو کہ عام طور پہ لوگ نہیں سوچیں گے, لیکن اس سے بھی آسٹیوپروسس کا رسک بڑھتا ہے. الکوہول سے یا لیک آف ایکسرسائز ہو گئی, یا نیوٹریشن کوالٹی آپ کی بہت اچھی نہیں ہے. تو ہم چلتے ہیں اس اپنے فائنل پارٹ آف ڈسکشن میں کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں آپ وہ کیا لوگوں کو ایڈوائز کریں گے؟ شروع کرتے ہیں نیوٹریشن سے پہلے, اکثر اوقات وہ پہلا سوال ہوتا ہے. سو نیوٹریشن میں یہ ہے کہ ایسی چیزیں زیادہ کھائی جائیں جس میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی مقدار ذرا زیادہ ہو. اس کے اندر گرین لیفی ویجیٹیبلس, اس کے اندر کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. ڈیری پروڈکٹس, ملک ہو گیا, یوگرٹ ہو گیا نان فیٹ, اس کے اندر کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی مقدار ہوتی ہے. اس کے علاوہ سن لائٹ سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا, اگر آپ مڈ ڈے سن میں آدھا گھنٹہ گزاریں تو اس کے اندر یہ ہے کہ پورے بازوں والے کپڑے نہ پہنے ہو, سن اسکرین نہ لگائی ہو, تو ہماری باڈی اچھی خاصی مقدار میں وائٹامن ڈی بنا لیتی ہے. تو یہ ایک تو نیوٹریشن اور تھوڑی بہت نیچرل پروڈکٹس میں یہ ایک چیز ہے. ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر مریض کو کہتے ہیں کہ آپ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز بھی کریں, ایروبک ایکسرسائز, یوگا, ایسی چیز جس کے اندر مسل میس اچھا بلڈ ہو, وہ بون اسٹرینتھ کو امپروو کرتا ہے, بون کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, بون گروتھ کو. اس کے علاوہ
ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे कि बोन लॉस का रैपिड डिटेरियोरेशन हो, जैसे स्मोकिंग की बात की, अल्कोहल की बात की, कैफ़ीन की बात जो है वो 2 से 3 बेवरेजेज़ अ डे कॉफ़ी के। पाकिस्तान में चाय की बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन है, तो थोड़ा-सा अगर चाय की मिकदार को कम किया जाए और अब जो कैफ़ीनेटेड बेवरेजेज़ हैं जैसे कोका कोला वगैरह हुआ, उसको थोड़ा कम किया जाए, तो वो भी हेल्प करेगा। सो ये हैं जिनको हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कहते हैं कि बगैर दवाई के आपको कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। सो मैं आपकी जो आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, मैं इसको समराइज़ करता हूँ एक बार दोबारा कि हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं अमेरिका में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के, जिसमें अबंडेंस ऑफ फ्रूट्स के, कलर्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के, लीफी वेजिटेबल और हेल्दी फैट्स हों, जिसके अंदर वो फ़िश होती है जैसे, या हुँ, ऑलिव ऑयल, होल ग्रेन्स हो गए, उनकी मिकदार यूज़ ज़्यादा करें, उससे कैल्शियम की और अदर जो मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी की बोन को स्ट्रॉन्ग करते हैं वो बढ़ जाते हैं। और आपने जैसे बताया कि विटामिन डी या तो सन एक्सपोजर से लें या सप्लीमेंट लें उसके लिए, और जो एक और चीज़ है कि वो इन्फ्लामेटरी फूड्स ना खाएं, जैसे फ्राइड फूड हो गई, अनहेल्दी फूड, वो भी आपके लिए बोन को नुकसान पड़ती है। दूसरी एक और चीज़ जो आजकल देखने में आ रहा है कि हमारे पाकिस्तान में तो ख़वातीन जो है वो प्रोटीन की इतनी कंजम्पशन नहीं होती है उनमें, तो ज़रूरी ये है कि एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हेल्दी प्रोटीन वो खाएं, और वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन भी ठीक है। कुछ लोग मीट को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन जो हुँ। बीन्स वगैरह होते हैं उनकी जो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है वो लें। और आपने ये भी बताया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हुँ, उनकी हुँ। मिकदार भी बढ़ाई जा सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें जैसे सोडा वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ें जो कि आपकी फॉस्फोरिक एसिड होता है जो बॉडी के बोन लॉस को फास्टर करता है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें कि ट्रीटमेंट्स में ब्रीफली जो है कई लोग समझते हैं कि सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी जो है वही ट्रीटमेंट है। क्या कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो मरीजों को फ़ायदा दे सकती हैं? अगर बोन डेंसिटी ये बताए कि जी लॉस काफ़ी हो चुका है, उसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल? ब्रीफली अब उसका प बता दें। पहले तो ये है कि मरीज़ों को जैसे आपने थोड़ा-सा ज़िक्र किया कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट एडिक्वेट लेना चाहिए। अ, उसके अंदर अवेलेबल हैं ओवर द काउंटर कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसको लें। और भी बहुत सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि बोन लॉस को, कुछ ऐसी हैं जो कि बोन लॉस को रोकती हैं और 1-2 अब ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो कि बोन ग्रोथ को इम्प्रूव करती हैं। सो वो मरीज़ के रिस्क फैक्टर्स और दूसरी चीज़ें देखते हुए कि उसको कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्टमक के इश्यू तो नहीं है, उसके मुताबिक आप वो फिर मरीज़ को दवाइयाँ सजेस्ट करते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। फजल, आपने बड़े वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, हम होपफुल कि हमारे मरीजों को इससे फ़ायदा होगा। और थैंक यू सो मच। आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे किसी और शो पे। नाजरीन, स्टे ट्यून्ड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और होपफुली डॉक्टर फजल महमूद हमारे गेस्ट दोबारा होंगे आपको आर्थराइटिस और बोन हेल्थ के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू।